नमस्कार आप सभी को। मैं सुमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट कोच बाय एसचंद में। नाउ सीयूईटी 2025 की तैयारी के सिलसिले में आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2023 7 जून शिफ्ट 1 का न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर। राइट, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो अगर आप सारे के सारे सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी होगी और उसके साथ साथ आपको राइट डायरेक्शन मिलती है कि एक्चुअल में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अदरवाइज होता क्या है कि अगर हमें सही जानकारी नहीं होती कि क्या लेवल है पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम कुछ भी इधर उधर से पढ़ते रहते हैं। कई बार हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कई बार हम उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जैक्ट लेवल का अगर आपको आइडिया लेना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे के सारे सॉल्व करने हैं। 2024 की एक शिफ्ट का पेपर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है पहले। तो अब 2023 का जो है पेपर देखते हैं। पहला सवाल देखिए, इफ a is to b is to c is 1 is to 4 is to 7 and b is equal to 2x% of a plus c, what is the value of x। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी की है तो इनमें से ज्यादातर सवाल आप मेंटली सॉल्व कर लोगे। पेन भी पिक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आपको जरूरत है। तो अगर मैं यहां पर b की बात करूं तो b इज 2x% ऑफ a प्लस सी। ना b आप देखो a प्लस सी कितना है 8 और b कितना है 4, तो b जो है a प्लस सी का आधा है, यानी कि b इज, कहना इससे कि b इज 50% ऑफ a प्लस सी, हम कह सकते हैं। बताइए क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि b जो है a प्लस सी का हाफ है, यानी कि 50% है। यानी कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को इससे कंपेयर करूं तो 2x% की जगह क्या आ रहा है 50%, यानी 2x की वैल्यू क्या है 50, तो x की वैल्यू क्या हो गई 25। ये मेरा आंसर हो गया। यस और नो, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, व्हाट इज लॉस परसेंटेज। अभी इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट से समझ लो चीजों को। सीपी और एसपी दो चीजें हैं। सीपी मतलब जितने में आपने आर्टिकल खरीदा और एसपी मतलब जितने में आपने आर्टिकल बेचा। अब एक आर्टिकल का अगर सीपी एक्स है तो एक आर्टिकल का एसपी कितना हो गया वाई, कुछ भी मान लो, एक्स और वाई मान लो। तो सवाल कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 15x, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, सो इट इज व्हाट 20y। राइट, सो x अपॉन y क्या हो गया 20/15 यानी 4/3। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कोई आर्टिकल अगर मैंने 4 रुपए में खरीदा था, यानी सीपी जो है एक आर्टिकल का कितना है 4 रुपए, एक्स के सामने 4 लिखा है, वाई के सामने क्या लिखा है 3 लिखा है। तो 4 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का लॉस हुआ। और जो लॉस परसेंटेज है वो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ 1 का लॉस हुआ है 4 पर, तो 1/4 इंटू 100 कर दिया 25%। तो द आंसर इज 25% ऑप्शन 4। अब इसको डायरेक्ट अगर हमें सॉल्व करना है, इतना भी हम नहीं करना चाहते, तो देखो हमें क्या करना है। यहां पर सिंपल मैं आपको बता देता हूं, हमें सीधे सीधे सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जो एसपी के साथ लिखा है उसको सीपी के नीचे लिख दो और जो सीपी के साथ लिखा है उसको एसपी के नीचे लिख दो। इस टाइप के सवालों का एक छोटा सा शॉर्टकट है। सीपी के साथ क्या लिखा है 15, तो इसको एसपी के नीचे लिख दो 15, और एसपी के सामने क्या लिखा है 20, तो इसको सीपी के नीचे लिख दो 20। सो इट इज 4:3। 4:3 मतलब 1 रुपए का लॉस है 4 पर, तो 1/4 का मतलब कितना हुआ 1/4 इंटू 100 25%। डायरेक्ट भी आप सीपीएसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, जिससे कि आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल पाओगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन व्हाइल सेलिंग द चेयर, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक तरीके से आप सोचिए कि आप एक शॉपकीपर हो, है ना। आप एक कुर्सी खरीद के लाए 100 रुपए में और आपने उस पर एमआरपी लगाया कितना परसेंट 150%, तो इसका 150% 150 हो गया। और फिर कस्टमर आपके पास आया, उसने कहा कि भैया कुछ डिस्काउंट दे दो, तो आपने उसको 30% का डिस्काउंट दे दिया। 30% का डिस्काउंट दे दिया तो आपने इसमें 30% कम कर लिया, जो एमआरपी था उसमें 30% कम कर लिया। भाई इसका 30% कितना हो गया, इसका 10% है 15, तो 30% हो गया 15 इंटू 3 45। तो 45 मैंने माइनस किया तो कितना आ गया 105।
तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि मैंने 100 रुपए की चीज को 105 में बेचा, मतलब मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ, मुझे 5% का प्रॉफिट होता है, सेकंड ऑप्शन। यस यस। नेक्स्ट, 2 years ago population of the city was this much, which increased by 10% in the first year and 15% in the second year. Find the present population of the city. सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? देखो, तो ये बड़ा सा नंबर हमें दिया गया है। सबसे पहले 1652600 ये नंबर मैंने लिखा। सबसे पहले पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हुई, तो 10% इसका क्या है? 1/10। इसका 1/10 हो गया ये 165,260। ये 10% बढ़ा दी मैंने, तो ऐड होकर कितना आ जाएगा? देखो 0, दिस इज 6, 8, 7, दिस इज 11, दिस इज 8 एंड दिस इज 1, इतना आ गया। अब मुझे कितना बढ़ाना है? नेक्स्ट टाइम मुझे बढ़ाना है 15%, तो इसका 15% निकालू। इसका 15% हम कैसे निकालेंगे? तो देखो इसका 10% है 181,786 भाई, इसका 110, और 5% देखो ये इसका 10% है, 5% कितना हो जाएगा? इसका आधा। इसका हाफ किया तो 2 9 18, देन 0, 2 8 16, 2 9 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। अगर 10% और 5% को ऐड करेंगे तो हमें 15% मिल जाएगा। कितना मिलेगा? दिस इज 9, दिस इज 17, दिस इज 16, दिस इज 2 एंड 17। ये 15% आ गया, और इतने से मुझे पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो मैं इतना ऐड कर देता हूं 172,679, राइट। इनको ऐड कर दो, दिस इज 9, 7 और 6 13, कैरी हो गया एक, दिस इज 15, 10, 9, 9 1, 1990539, 1990539। इज देयर एनी मिस्टेक? एक बार चेक कर लेते हैं। 9 and 7 plus 6 13, carry 1, this is 15, carry 1, this is 10, carry 1, this is 9 and 19, तो 1990539। ठीक है, मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन आपको बताता हूं। 1652600 इनिशियल पॉपुलेशन थी। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में वो 10% से इंक्रीज हुई, तो इसका 10% मैंने इसमें ऐड कर दिया 165,260। अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? दिस इज 8, दिस इज 7, 11, 18। ठीक है, फिर इसका 15% हम निकालेंगे, तो इसका 10% है 181,786, और 5% है इसका आधा, दिस इज 9, 0, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6। इनको मैंने ऐड किया तो कितना आ गया? यस, देयर इज अ मिस्टेक, 18 + 9 वाज 27, ये 2 आएगा यहां पर, तो इसकी जगह 2 आएगा, तो 19 की जगह 20 हो गया, 2090539। ठीक है, ऐसे सवालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपको 10% और 15% निकालना है। दिक्कत बस इतनी है कि ये नंबर बहुत बड़ा दिया गया अननेसेसरीली, बट एग्जाम में पूछा गया है तो कैलकुलेशन स्किल चेक करने के लिए पूछा गया होगा, तो कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट, a sum of 10,000 becomes 14400 on compound interest in 2 years. What is the rate of interest per annum? ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो फॉर्मूले से और दूसरा रेशियो मेथड से। फॉर्मूले से कैसे करेंगे? जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। अमाउंट कितना है? 14400, प्रिंसिपल कितना है? 10,000, 1 + r/100 की पावर, टाइम कितना है? 2 years। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अगर 4 से काटा तो 25 बार गया, या ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, तो इट इज 144/100, 1 + r/100 स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ, तो ये 12 और ये 10 आ जाएगा, दिस इज 1 + r/100। तो r/100 की वैल्यू कितनी आ गई? 12/10 - 1, दिस इज व्हाट? 2/10। अब 10 से 0 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू 10 × 2 कितनी आ गई? 20%। r की वैल्यू 20% आ जाती है, थर्ड ऑप्शन। अब इतना लंबा प्रोसेस मतलब एज अ मैच्योर पर्सन आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर करके दिखाओ, ताकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चले कि हाँ इसको पूरी इन डेप्थ नॉलेज है, एक एक स्टेप पता है, तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो रेशियो मेथड। आपको क्या करना है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखना है। प्रिंसिपल क्या है?
10,000 और अमाउंट है 14,400। जब आप रेशियो लोगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 100 और ये 144 आ जाएगा। भाई रेशियो लेंगे तो कॉमन चीजें कट जाती है ना। तो आई कैन से दिस इज 10 स्क्वायर, दिस इज 12 स्क्वायर। ये 2 साल में ऐसा हुआ, 2 साल में। तो 1 साल में क्या होगा, जब 2 साल में पावर 2 आती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 1 साल में पावर 1 आती है, बस इतना याद रखो। तो 1 साल में पावर 1 आ गई, 10:12। तो जो चेंज है वही तो इंटरेस्ट है। तो आपको 10 रुपए पर 2 रुपए की इंटरेस्ट मिल रही है, तो आपका अमाउंट 12 हो गया। तो जो 2 है वो 10 का कितना परसेंट है, 2/10 इंटू 100, यानी 20%। जीरो से जीरो कट गया, 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। तो ऐसे हमें करना है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ सर्कल इज 154, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। चलो, तो एरिया क्या है 154, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर इसकी वैल्यू है 154, इससे गया ये 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 यानी 7 स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आर की वैल्यू 7 हो गई। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर। आर इज व्हाट, 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 44, ऑप्शन 3। क्लियर। चलिए सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 104 एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 48, देन एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट। 2023 में भी और 2024 में भी रोम्बस के ऊपर सिमिलर पैटर्न का जो सवाल है वो पूछा गया था। तो रोम्बस क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड्स इक्वल है। स्क्वायर और रोम्बस में अंतर क्या है कि स्क्वायर में सारे एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं होता। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो एक डायगोनल है ये और एक डायगोनल है ये। स्क्वायर जो रोम्बस है इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 48। तो आप ये सोचो कि एक डायगोनल की लेंथ 48 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 24। बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या है हमें नहीं पता। लेट सपोज दूसरे डायगोनल की लेंथ है 2l, तो ये l हो गया। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, पेरीमीटर इज 104, चारों साइड इक्वल है, तो एक साइड कितनी हो गई 104/4 यानी कि 26। तो ये हो गया 26। ठीक है, तो L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। L स्क्वायर बिकॉज ये 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 26 स्क्वायर। सो L स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज व्हाट 676 एंड दिस इज 576। अगर याद नहीं है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 100 आ जाएगा ये। सो L की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट यानी 10 आ गई, यानी कि ये वैल्यू 10 आ गई। तो एक डायगोनल हो गया 48 और दूसरा डायगोनल हो गया क्या, एक डायगोनल इसका डबल 48, दूसरा L का डबल 10 का डबल 20। और एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू d1 इंटू d2। डायगोनल्स का प्रोडक्ट और उसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ किया तो कितना हो गया ये 480। ऑप्शन 3 480 इज राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। If point B 01 is equidistant from points A and C, find the values of X। देखो इक्विडिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि दो पॉइंट्स हैं और इनका मिड पॉइंट होगा तो इक्विडिस्टेंट होगा। मिड पॉइंट तो इक्विडिस्टेंट होता ही है, इसके साथ साथ कोई ऐसा भी तो बन सकता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल बना दे। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है तो ये पॉइंट अगर B है और ये A और C है, तो तब भी तो ये इक्विडिस्टेंट हुआ, ये साइड इक्वल हो सकती है। तो B may not be collinear with these two points, may or may not be collinear with these two points। तो हमें यहाँ पर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। तो भाई अगर इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इससे और इससे, तो मैं ये कह सकता हूं कि B की A से डिस्टेंस बराबर होगा B की C से डिस्टेंस, दोनों इक्वल होंगे। तो आई कैन से B की A से डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो रूट इनके x कोफिशिएंट का डिफरेंस यानी 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का डिफरेंस 1 - -3, 1 - -3 का स्क्वायर।
ठीक है। और बी से सी तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्स कोफिशिएंट का डिस्टेंस यानी डिफरेंस 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का डिफरेंस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। यस, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 25 प्लस देखो रूट से रूट कैंसिल आप कर सकते हो, ये हो गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 41 माइनस 25 यानी 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4। जब भी एक्स स्क्वायर बराबर सम परफेक्ट स्क्वायर हो तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीडियन की जस्ट आपको अगर डेफिनेशन भी पता है तो आप इस सवाल को आराम से कर दोगे। मीडियन होता है कि जब ऑल द टर्म्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मिडिल वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, तो सबसे छोटा नंबर है 8, तो मैंने 8 लिखा सबसे पहले, है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 17, 17 लिखा, फिर नेक्स्ट नंबर है 19, तो 19 लिखा, ठीक है। फिर 19 के बाद नेक्स्ट नंबर है 26, 29, 26, 29, एंड इसके बाद आता है 35, 39, 35, 39, देन उसके बाद आता है 42, एंड देन इसके बाद आता है 46। ऑल द नंबर्स आर डन। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप याद रखिएगा कि मिडिल टर्म कौन सा वाला होता है। इसमें तो आप मैन्युअली भी काउंट कर सकते हो बिकॉज 9 ही टर्म है। तो मिडिल टर्म होता है n प्लस 1 बाई 2 टर्म। तो यहां पर 9 टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या होगा 9 प्लस 1 बाई 2, यानी कि फिफ्थ टर्म वुड बी मिडिल टर्म। तो 1 2 3 4 5 दिस इज मिडिल टर्म, 4 इधर छोड़े 4 इधर छोड़े, ये हो गया मिडिल टर्म 29 एंड इट इज द मीडियन। ठीक, नेक्स्ट, 3 coins are tossed once, the probability of getting no head is what? भाई अगर 3 सिक्के आप उछालते हो तो टोटल केसेस कितने बनेंगे। पहले पर हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी। दूसरे पर हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है यानी 2 पॉसिबिलिटी। तीसरे पर भी हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है यानी 2 पॉसिबिलिटी। तो टोटल 8 केस बन गए। देयर आर टोटल 8 केसेस। अब हमें क्या चाहिए, नो हेड, मतलब तीनों के तीनों क्या आ जाए, टेल आ जाए। हमारा ये फेवरेबल केस है ना, और ऐसा तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए, देयर इज ओनली वन केस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केस तो मेरा एक ही है और टोटल केस 8 बन सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/8। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और एवरेज चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर ले, या फिर 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। आप ये भी लगा सकते हो, है ना, या फिर इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर फॉर्मूला याद ना आए पेपर में तो डायरेक्ट ऐड कर लो, अदरवाइज फॉर्मूला लगा लो। तो n इज 5, 5 प्लस 1 6, 2 इंटू 5 प्लस 1 यानी 11 डिवाइडेड बाई 6, ये इनका सम हो गया और इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, ये आ गया 11, है ना। तो फॉर्मूला लगा के आसान हो गया, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसिल हो गए टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12, 2 bags ऑफ आयरन ओर वे 180 kg 250 gram and 270 kg 50 gram respectively. How much iron ore must be taken out from the first bag and added to the second bag so that weight of first bag may then be 2/3 of the second bag? तो अगर मैं इसका वेट निकालूं तो देखो 250 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1/4 केजी होगा। भाई 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 250 को 1000 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 250/1000 इज 1/4। तो ये हो गया 180 1/4 केजी इसका वेट है। और दूसरे का वेट कितना है 270, 50/1000 इज व्हाट 1/20, 50/1000 क्या हो जाएगा 1/20 केजी। ठीक है, यस। चलिए अब होता क्या है,
कि कुछ पार्ट हमने यहां से निकाला और इसमें मिला दिया। तो लेट सपोज x kg मैंने यहां से निकाला, है ना, मैंने x kg यहां से निकाला और x kg इसमें मिला दिया, ठीक है, इसमें मिला दिया। एंड तो सो दैट वेट ऑफ द फर्स्ट बैग मे बी 2/3 ऑफ द सेकेंड बैग। तो फर्स्ट बैग का जो वेट है ना वो सेकेंड बैग का 2/3 हो जाए, तो सेकेंड का 2/3 बराबर वेट ऑफ द फर्स्ट बैग। इस तरीके से मुझे एक सिंपल इक्वेशन बनानी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो ये क्या होगा, दिस इज व्हाट वी कैन से 720 + 1 721/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू इसका 2/3 अगर हम निकालें तो कितना आएगा, देखो इसका, देखो दिस इज 5400 + 1 यानी 5401, ठीक है, 5401 और डिवाइड बाई 20 प्लस 2/3x, ठीक है, ओके। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये है इसका एक पर्टिकुलर मेथड, है ना, इससे हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन क्या मुझे इतने बड़े नंबर्स को सॉल्व करने की जरूरत है? आप एकदम सिंपल सी बात सोचो कि अगर आप ऑप्शंस को देख रहे हो तो ऑप्शंस तो काफी ज्यादा दूर दूर है। एक ऑप्शन 0.13 है, एक 13 है, एक 130 और 500 है, सारे ऑप्शंस दूर दूर है। आंसर ग्राम में निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू जो केजी में आएगी उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो क्या मैं इन छोटे छोटे नंबर्स को जो 1/4 है, 1/20 है, इनको इग्नोर नहीं कर सकता? भाई 180 केजी के सामने 250 ग्राम की क्या ही औकात है, कुछ भी नहीं है, राइट, इसकी कोई वैल्यू नहीं, नेग्लिजिबल। और 270 केजी के सामने तो 50 ग्राम कुछ भी है ही नहीं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज बिग वैल्यूज मैं छोटी वैल्यूज लेकर भी काम चला सकता हूं। तो 180 माइनस एक्स कर दो और 270 प्लस एक्स कर दो, और अब देख लो कि आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। तो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 270 का 2/3 कितना हो गया, 3 से गया 90 बार, 90 इंटू 2 180 प्लस 2/3x। सो 2/3x प्लस x इज व्हाट 5/3x, ठीक है। अच्छा 180 से 180 यहां पर कैंसिल हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम देख पा रहे हो कि 180 से 180 कैंसिल हो रहा है। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से हम आंसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज बहुत माइन्यूट सा अंतर आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो हम फिर से वही अपने तरीके पर चलते हैं, है ना, क्योंकि माइन्यूट सा डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो मेरा जो कॉमन सेंस कहता है कि छोटा ही आंसर होना चाहिए इनमें से, ये बड़ा तो नहीं होगा। चलो ठीक है, हम ऐसे चलते हैं 721, या इनफैक्ट आप 721/4 कर दो, कितना हो जाएगा ये, 4 से काटा 180 बार, लगभग 180.25, और 20 से इसको काटा तो 2 से गया 10 बार, 2 से गया 2700 बार, तो दिस इज 270, नहीं 270। तो 2/3x प्लस x इज व्हाट, एक सेकेंड, how much iron ore must be taken out from the first bag and added to the second bag so that the weight of first bag may be 2/3 of the second, ठीक है, तो 2/3, ओके। तो दिस इज 180 1/4, दिस इज 270 1/20, ये हमने लिया। सो दिस इज 721/4 माइनस एक्स एंड दिस इज 5401/20 प्लस 2/3x। अगर मैंने इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ रहा है 270, और ये कितना आ रहा है 180.25 माइनस एक्स। अच्छा इसका 2/3 भी तो करेंगे, इसका 2/3 भी करेंगे, तो 2/3 भी कर दो इसका, बिकॉज 2/3 से इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा, इसका तो कर दिया, इसको कैसे भूल गए, ठीक है। 90 इंटू 2 180, तो देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, 180.25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180 प्लस 2/3x, यही बन रहा है ना, 0.25 का डिफरेंस। तो देखो इसको इधर ले गए तो x प्लस 2/3x हो जाएगा 5/3x,
एंड 180.25 माइनस 180 0.25, 0.25 हो गया ये, राइट। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 का मल्टीप्लाई किया 0.75 डिवाइड बाई 5, दिस इज 0.15 kg। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो दिस इज व्हाट 150 ग्राम। 150 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 150 ग्राम के नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। और इतना भी अप्रोक्सीमेशन हमारा क्यों आया, क्योंकि यहां पर हमने पॉइंट के बाद वाला नंबर इग्नोर कर दिया बस, राइट ना, इस चक्कर में। तो ये अननेसेसरीली कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैं इसको मतलब बहुत अच्छा सवाल नहीं मानूंगा, क्योंकि डेटा अननेसेसरीली टफ था, है ना, जैसे कि वो परसेंटेज इंक्रीज वाले में था। तो ऐसे 2 क्वेश्चन अभी तक हमें मिले हैं जो कैलकुलेटिव थे, है ना। तो टाइम अगर आपके पास कम बचा है तो आप उनको स्किप करके बाद में कर सकते हो, अगर समय मिलेगा तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करेंगे, अदरवाइज पहले नहीं करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए पर ये राइट एंगल्ड है, ये बी है, सपोज ये सी है, ठीक है। एंगल एबीसी इज 60 डिग्री, एंगल एबीसी इज दिस 60 डिग्री, एंड एसी इज 4 यूनिट्स, एसी इज 4, देन द लेंथ ऑफ बीसी इज व्हाट, ठीक है। AC is 4, so length of BC is what? Let's suppose it is x, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको आती है तो ये आपको पता होगा, इस वाले एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए क्या होगा, साइन 60। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो साइन 60 हो गया, परपेंडिकुलर इसके लिए 4 है और हाइपोटेनस है x, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 एंड दिस इज 4/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 4 × 2 8/√3, ये आ गई x की वैल्यू 8/√3, ठीक है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आपको नॉलेज है तो आप इस सवाल को कर सकते हो। हाइट्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 1:2, सर्कमफेरेंस ऑफ देयर बेसेस आर इन द रेशियो ऑफ दिस। अच्छा, बेस की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr, बिकॉज कोन का जो बेस है वो सर्कुलर होता है, कोन एक ऐसी फिगर है ना, तो बेस सर्कल है, तो r1 एंड 2πr2, दिस इज 3/4, यानी इनके रेडियस का रेशियो भी 3/4 ही होगा। अच्छा, तो इनके हाइट्स का रेशियो मुझे ऑलरेडी दिया गया 1:2, h1/h2 इज 1/2, और रेडियस का रेशियो ही मिल गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, पहले वाले का वॉल्यूम, और दूसरे वाले का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r²h2। इससे कैंसिल, r1/r2 आ गया यहां पर, इसका स्क्वायर, और ये हो गया h1/h2, सिंपल। रेडियस का रेशियो तो हमें पता है 3/4 स्क्वायर, एंड हाइट का रेशियो 1/2, सो इट इज व्हाट 9/16 इंटू 1/2, सो इट इज 9/32, 9/32, ठीक है, यस। ABC कैन डू अ वर्क इन 10, 12, 15 डेज, तो एक 10 डेज में काम कर सकता है, B 12 डेज में, और C कर सकता है 15 डेज में। तो टोटल वर्क हमेशा हम मानते हैं इन तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 60, एक ऐसा नंबर मान लो जो तीनों से कट जाए, और छोटा मानोगे तो और बेटर रहेगा, कैलकुलेशन कम होगी, तो एलसीएम मान लेते हैं 60। सो एक ही कैपेसिटी क्या हो जाती है, अगर 60 यूनिट काम 10 दिन में करता है तो पर डे 6 यूनिट करेगा। बी पर डे कितना करेगा 60/12 यानी 5, और सी एक दिन में कितना करेगा 60/15 यानी कि 4। बेसिक रिलेशन इज कि कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो वही हमने यहां पर यूज किया, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, कैपेसिटी, बेसिक रूल ऑफ टाइम एंड वर्क। इन हाउ मेनी डेज will the work be completed if B is assisted by both A and C on every third day, ठीक है। तो वैसे तो B अकेला काम करता है, मतलब पहले दिन B ने काम किया, फिर B ने काम किया, फिर B की हेल्प की A और C ने हर तीसरे दिन, फिर B ने काम किया, फिर B ने काम किया, फिर तीसरा दिन आया तो B, A और C ने मिलकर काम किया। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि पहले दिन काम हुआ है 5 यूनिट, दूसरे दिन भी 5 यूनिट, और तीसरे दिन तीनों ने मिलकर काम किया, तो 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट।
ठीक है, फिर से 5 यूनिट, फिर से 5 यूनिट और फिर 15 यूनिट एंड सो ऑन। तो हर एक दिन में किया गया काम फिक्स नहीं है ना, आप ये देख पा रहे हो कि एक दिन में किया गया काम फिक्स नहीं है, पर हर 3 दिन में किया गया काम तो फिक्स है ना, बिकॉज ये सेम पैटर्न मुझे रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर 3 दिन में कितना काम किया जा रहा है, 25 यूनिट 25 यूनिट 25 यूनिट एंड सो ऑन, राइट। हमें कितना करना है, टोटल काम करना है 60 यूनिट। तो आप देखो 25 यूनिट 3 दिन में हो गया, फिर 25 यूनिट 3 दिन में हो गया, तो 3 डेज में ये हो गया, 3 डेज में ये हो गया, तो 50 हो गया। फिर 10 और करना है। अब जब 10 और करना है तो अगले दिन फिर इसका नंबर, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा। तो 10 यूनिट करने में ये दोनों काम करेंगे, एक दिन ये और एक दिन ये, तो 2 दिन में 10 यूनिट हो जाएगा, है ना। अगले 2 दिन में 10 यूनिट हो जाएगा। नहीं समझे बात भाई, 25 25 50 और 10 60 यूनिट हो गया। कितना टाइम लगा, 3 3 6 और 2 8 दिन। 8 दिन में 60 यूनिट काम पूरा। ऑप्शन 3 क्लियर है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स इज मैक्सिमम। अब स्पीड्स की यूनिट्स अलग अलग दी गई हैं और पूछा गया कि मैक्सिमम स्पीड कौन सी है इनमें से, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स हैं। तो जरा ध्यान से समझो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको एक कॉमन यूनिट में ले आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 7.3 मीटर कवर करता है। यहां पर अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 28.4 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। सो दिस गोज हाउ मेनी टाइम्स, इनफैक्ट पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 5 140 और 0.4 इंटू 5 इज 2, तो 142 हो गया अपॉन 18, ठीक है। तो 18 7 जा 126, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा 7 पॉइंट समथिंग करके तो एक और ऑप्शन है, तो क्लोज मामला है। तो इसके आगे देखो 7 पॉइंट क्या आएगा, 18 7 जा 126, बचेगा कितना 16। तो 160 जो है 18 से कितने टाइम जाएगा, लगभग 8 या 9 टाइम्स, लगभग 7.9 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको देखें तो मीटर पर मिनट में दिया गया है, तो मतलब आप ये देखो कि 6.5 मीटर है और नीचे मिनट है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 सेकंड लिख सकता हूं ना, एक मिनट को मैंने 60 सेकंड लिख दिया। तो दिस इज हाउ मच, देखो ऊपर 13 बना लो डबल और इसका भी डबल कर दो 120, डिवाइड करने में आसानी होगी ना, 13/120। या इनफैक्ट ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे सोचो, ये 1 से कम होगा, 0.1 समथिंग, 0.1 मीटर पर सेकेंड, और ये किलोमीटर पर सेकंड में दिया गया, अलग ही लेवल है। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 7.3 मीटर आ गया भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.3 आएगा। तो अगर आप हाईएस्ट देखें तो ये वाला है 7.3, 7.9, 0.1 और 7.3 में हाईएस्ट कौन सा है, 7.9, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी से स्पॉट किया गया थीफ को। तो भाई ये है थीफ और ये है पुलिसमैन। पुलिसमैन थीफ का डेफिनेटली पीछा करेगा। पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग थीफ एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर और थीफ इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। जब पुलिसमैन ज्यादा स्पीड से भाग रहा है तो कहीं ना कहीं इसको पकड़ ही लेगा। आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल द थीफ बी कॉट। तो देखो टाइम टेकन टू कैच और टाइम टेकन टू मीट जो होता है ना, वो होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो जब दोनों ने साइमल्टेनियसली चलना शुरू किया तो इनके बीच की डिस्टेंस थी 200 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड। 200 मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूं बिकॉज स्पीड किलोमीटर में दी गई है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.2 किलोमीटर लिख सकता हूं। और रिलेटिव स्पीड, जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम दोनों की स्पीड्स का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 10 - 8 यानी कि 2, तो इट इज 0.1 आवर्स। टाइम आवर्स में आएगा क्योंकि ये किलोमीटर में लिया और ये किलोमीटर पर आवर में, तो आवर्स ऊपर पहुंच गया। 0.1 आवर्स मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से कर दो मल्टीप्लाई, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, सो इट इज व्हाट 6 मिनट्स। तो 6 मिनट्स इज राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, अ 7 डिजिट नंबर, दिस नंबर 485 A64B is divisible by 8 and 9
देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अब आप सोचो कि कोई नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर की लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट्स इसकी क्या है ये, तो अगर b की जगह मैं 0 रख दूं तो 640 हो जाएगा, तो ये 8 का मल्टीपल है। और नेक्स्ट 8 का मल्टीपल कब मिलेगा, जब मैं इसमें 8 ऐड करूंगा तो 648, यानी b कैन बी आइदर 0 और 8। ठीक है, तो अगर मैंने b को 0 रखा तो a की वैल्यू क्या आएगी आप सोचो। अगर मैंने b को 0 रख दिया तो a की वैल्यू क्या आएगी। अब द नंबर, तो नंबर मेरे पास क्या हो गया, अगर मैंने b को 0 रख दिया तो 485A640। अब ये नंबर 9 का मल्टीपल कब होगा, जब सम ऑफ डिजिट्स 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, हम 9 के फैक्टर को कैंसिल करते जाते हैं, 9 के मल्टीपल को कैंसिल करते जाते हैं। देखो 8 और 4 12 और 6 18, 18 9 का मल्टीपल है तो उसको हटा दिया, है ना। अब यहां क्या बचा, 5 और 4 9, तो ये भी 9 का मल्टीपल है। यानी कि a की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं या 9 रख दूं तो नंबर 9 का मल्टीपल आ जाएगा, राइट, बिकॉज ये नंबर तो ऑलरेडी 9 का मल्टीपल था ना। अब ये अगर मैं 0 रख दूंगा तो 9 का मल्टीपल बन जाएगा, या फिर 9 रख दो तो a की वैल्यू कैन बी 0 और 9। ठीक है, अब अगर 8 लिया मैंने, b को ले लिया 8। अब अगर मैंने b को 8 लिया तो यहां पर क्या आएगा, देखो 485A648। अब 9 के मल्टीपल हटाते चलो, कैसे, 8 और 6 14 और 4 18, ये खत्म। 8 और 4 12 और 5 17, 17 प्लस ए आ गया इसकी डिजिट्स का सम। अब ये 9 का मल्टीपल कब बनेगा, जब मैं a को 1 रख दूंगा, बिकॉज 17 प्लस 1 18 आ जाएगा। और 9 का नेक्स्ट मल्टीपल कब बनेगा, जब मैं a को 10 रखूंगा, तो 17 प्लस 10 27। बट a को 10 तो नहीं रख सकता ना, बिकॉज a इज अ सिंगल डिजिट, इसकी वैल्यू 10 कैसे हो सकती है। सो a हैज टू बी 1 ओनली, तो एक यहां पर 1 आ गया। तो यहां पर b प्लस a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब b को 0 रखूं और a को 9 रखूं, तो मैक्सिमम b प्लस a कैन बी आइदर 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 9 9, और यहां पर 9 हो गया। तो इन दोनों ही केसेस में a प्लस b की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है, थर्ड ऑप्शन। A ladder 25 meter long is leaning against a wall such that it touches 24 feet high window। तो ये विंडो है ना, यहां से टच कर रही है, और इस विंडो की जो हाइट है ग्राउंड से वो 24 फीट है ना। और लेडर इस तरीके से ऐसे टंगी हुई है यहां से, तो जो लेडर की लेंथ है वो 25 मीटर फीट है। तो हमें बताना है कि हाउ फार इज द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो वॉल से जो फुट है वो कितनी दूरी पर है, तो लेट्स सपोज दिस इज x। ठीक है, अब यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं बड़े आराम से, राइट। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहां लगाऊंगा तो वी कैन से 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर। 24 स्क्वायर इज 576 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर इज 625। तो एक्स स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576 49, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, है ना। और वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 7 24 एंड 25 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जैसे 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, ऐसे 7 24 25 भी होती हैं। तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो 24 25 यहां पर है, ये 7 होना चाहिए, डायरेक्ट आप कह सकते हो। And the last one, in an AP, the product of first term and the second term is 120, and the product of second term and the third term is 168. So it is 120, this is 168. Find the 10th term of AP when common difference D is greater than 0. ठीक है, 10th term हमको बताना है जब common difference D जो है 0 से बड़ा हो। तो आप जरा ध्यान से समझें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जैसे 3 टर्म्स अगर AP में है A B C, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। एपी में होता क्या है कि जो मिडिल वाला टर्म होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनको डिफरेंस सेम है, b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस बी। सो आई कैन से 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, होता है कि नहीं। मिडिल वाला टर्म फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो कि सबसे पहले मुझे दिया गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज 120, यानी a इंटू बी इज 120, एंड सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट 168, यानी b इंटू सी इज 168। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूं तो b से b कट जाएगा, a अपॉन सी हमें मिल जाएगा कितना, 120 अपॉन 168। सो आई कैन से अगर मैंने इसको 8 से काटा तो 8 से गया 15 बार, 8 से कटा 21 बार, ठीक है।
इनफैक्ट 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, मतलब ए और सी का रेशियो 5:7 आ गया। तो मैंने ए को मान लिया 5x और सी को मान लिया 7x, क्योंकि इनका रेशियो 5:7 आ गया। तो बी क्या हो जाएगा, इनका मिडिल टर्म। तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6x। इनका एवरेज आप निकालो ना, 5 + 7/2, 5 + 7 यानी 12, 12/2 6 है ना। तो ये तीनों टर्म हमें x के टर्म्स में मिल गए। अब देखो इसको यूज कर लो आप, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो a into b बराबर 120, तो a is what 5x and b is what 6x and this is 120, 6 into 5 30, 30 से गया 4 टाइम्स, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो x की वैल्यू +-2 दोनों आ सकती है ना, x की वैल्यू +-2 बोथ आर पॉसिबल, +2 और -2। अगर मैं यहां -2 ले लूंगा तो होगा क्या कि -10 और -12 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी -12 में से -10 घटाओगे तो -2 आ जाएगा। बट दिस इज नॉट अलाउड एज d इज ग्रेटर देन 0, कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की आई हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 ले ली, तो नंबर्स क्या हो गए 10, 5 into 2 10, 6 into 12 एंड दिस इज 40। सो दिस इज द एपी, और मुझे बताना है उस एपी का 10th टर्म। तो एपी का जो nवां टर्म होता है ना tn, दैट इज a + n-1 into d। तो 10th टर्म क्या होगा, a मतलब फर्स्ट टर्म है 10 + 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है +2 +2, तो 2, राइट। तो वी कैन से 10 into 10 + 9 into 2, यानी कि 18 + 10 28। ठीक है, तो 10th टर्म वुड बी 28, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है बात सभी को। तो ये 20 क्वेश्चंस 7 जून 2023 को जो एग्जाम सीयूईटी का न्यूमेरिकल एबिलिटी का हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, पर कंक्लूजन ये है कि इन 20 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव थे और अननेसेसरीली कैलकुलेटिव थे। ठीक है ना, खास तौर पर एक वो वाला सवाल है ना, वो -x और +x वाला। तो उनको अगर हम एंड में करते हैं या समय नहीं मिलता तो स्किप भी कर देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आपको फायदा ही होगा, क्योंकि उस एक सवाल में इतना टाइम आप दोगे, उससे बेटर उसकी जगह 3 और सवाल आप कर सकते हो जो कि कम कैलकुलेटिव हो। ठीक है, तो अगर आप इस सीयूईटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं 2025 में, या ये आप एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो कोर्सेज हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, टेस्ट कोच बाय एस चंद में जाना होगा। ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है अपने अपने फोन में, और वहां पर जाकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है और देखना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स है ना। पीसीएम प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी का भी कोर्स है, कॉमर्स प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी, पीसीबी प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी, ह्यूमैनिटीज प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी। अगर केवल जनरल टेस्ट के लिए पढ़ना है तो उसका भी ऑप्शन है, और केवल ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो आज ही जाइए और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कोर्स है वो पिक कीजिए, उसमें एनरोल कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।